नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। दो वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरी वीडियो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूं, और डिसएडवांटेज मतलब प्रोबेबल डिसएडवांटेजेस। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है, उस पॉलिसी की वर्डिंग्स के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से जो प्रोबेबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, वो मैं आपको बताऊंगा। नोट मेकिंग के तौर पे दोस्तों, आप इन स्लाइड्स को पॉज करके ये नोट्स बना सकते हैं। ये की हाईलाइट्स है एनईपी की, स्कूल एजुकेशन को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, जो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, इसको लेके, लर्निंग प्लान। अब हम आते हैं मेन कंसर्न्स ऑफ एनईपी। मेन कंसर्न्स के लिए ये स्लाइड, ये वाली ये कुछ स्लाइड्स जरूरी हैं जब बात होती है कंसर्न्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहला कंसर्न क्या है? लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, ये बोला गया है कि शुरुआती पढ़ाई बच्चों की होगी मदर टंग में। मदर टंग मतलब उनकी रीजनल लैंग्वेज में। अब बात यह है दोस्तों, ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी की बात कर लीजिए, जो जिनको इंडिया में बहुत पढ़ाया जाता है, इनके तक के टीचर्स की कमी है। तो जो स्पेसिफिक मदर टंग है, अब जो झारखंड की लोकल लैंग्वेज है, बिहार की लोकल लैंग्वेज है, उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज है, उसके क्वालिटी टीचर्स है नहीं। देयर इज अ सीवियर टीचर शॉर्टेज इन द कंट्री। और टीचर शॉर्टेज है, क्वालिटी, हाई क्वालिटी टीचर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल लगता है कि भैया अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है, जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन है, वो आप कह रहे हो मदर टंग में होगी। अगर आप मदर टंग में कह रहे हो, कैसे कराओगे मदर टंग में एजुकेशन? दूसरी बात, मदर टंग में आपको एजुकेशन करानी है मैथ्स, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, साइंस के फील्ड में। तो भैया ये जो किताबें हैं मैथ्स की, सोशल साइंस की, वो भी आपको उसी भाषा में प्रिंट करानी पड़ेगी। उस भाषा में उन किताबों का प्रिंट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, लैंग्वेज से रिलेटेड एक और चीज है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को तमिलनाडु जैसे स्टेट ने कभी अपनाया ही नहीं। और अभी भी ओपनली तमिलनाडु स्टेट के सीएम क्या बोल रहे हैं कि भैया देखिए, हिंदी को हम अपने स्टेट में नहीं आने देंगे। शुरुआत से ही तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, हालांकि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बट तमिलनाडु की सरकार ने ओपनली कभी भी हिंदी को इम्बाइब नहीं किया। और उन्होंने ये बोला है कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के थ्रू फिर से हिंदी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, ये हम होने नहीं देंगे। तो मतलब तमिलनाडु जैसे स्टेट्स वोकली, ओपनली बोल रहे हैं कि हिंदी को हम अपने स्टेट में आने नहीं देंगे। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और अगर आप प्राइमरी लेवल पे या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर में बच्चों को मदर टंग में पढ़ा रहे हो, तो प्रिंटेड मटेरियल कहां से लेके आओगे? दूसरा, टीचर की शॉर्टेज है, कैसे पढ़ाओगे? ये एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पॉलिसी बोलती है कि भाई फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, या मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सके एट्थ स्टैंडर्ड तक, फिफ्थ ग्रेड या एट्थ ग्रेड तक हम रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पब्लिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वहां पे तो एनईपी की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। ओके, तो वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराएंगे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि अगर पब्लिक स्कूल्स रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज पे उतनी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। वहीं पे जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो शुरुआत से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना जारी रखेंगे। तो यहाँ पे एक डिवाइड बनता नजर आएगा। क्या डिवाइड बनता नजर आएगा कि भाई देखिए, पब्लिक स्कूल के बच्चे पढ़ रहे होंगे रीजनल लैंग्वेज में, इंग्लिश उनको उतने अच्छे से आती नहीं होगी। वहीं पे जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स होंगे, जो प्राइवेट स्कूल होंगे, वहां पे इंग्लिश जोरों शोरों से पढ़ाई जा रही है होगी, हो सकता है रीजनल लैंग्वेज जोरों शोरों से ना पढ़ाई जा रही हो। तो इंडियन इंडिपेंडेंट स्कूल के बच्चों में और पब्लिक स्कूल के बच्चों में एक गैप बन सकता है। गैप किसको लेके बन सकता है? इंग्लिश को लेके। और आज के सिनारियो में जब ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में इंग्लिश लैंग्वेज की वैल्यू ज्यादा है, लोकल लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है उसकी जॉब मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं। फिर यह भी बोला जा रहा है मदर टंग में जो भी पढ़ाई होगी उसके लिए प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, वेबसाइट पे उसको अपलोड किया जाएगा और वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है वो मटेरियल। मान लीजिए कर भी दिया गया, तो आज की डेट में हमारी देश में कितनी जनता के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, कितनी जनता के पास स्मार्टफोन्स है? एक डाटा बोलता है लेस देन 30% ऑफ द इंडियंस हैव स्मार्टफोन्स। तो जब डिजिटल पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पे इतना है नहीं, तो ये जो प्रिंटेड मटेरियल आप वेबसाइट पे अवेलेबल करा रहे हो डाउनलोड के लिए, वो कैसे डाउनलोड करेंगे लोग जब उनके पास फोन है ही नहीं, जब उनके पास कंप्यूटर है ही नहीं? ये सब बातें बोली गई, ये भी एक प्रोबेबल डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जहां जहां पे अभी के लिए 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल रहा है, कुछ सालों में इसको 4 ईयर के पैटर्न पे शिफ्ट करेंगे। और उसमें ये बोला जाएगा कि अगर आप 1 साल में खत्म करते हो तो सर्टिफिकेट
2 साल में खत्म करते हो तो एक बड़ी डिग्री, मतलब आपके पास एग्जिट ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब देखिए ये एग्जिट ऑप्शंस फायदेमंद भी हैं और बुरे भी हैं। अभी की डेट में जो एक पर्सन पूरे 4 साल का कोर्स खत्म करता है या 3 साल का डिप्लोमा खत्म करता है, उसको जल्दी जॉब लेने के चक्कर में 1 साल या 2 साल या 3 साल में अपनी पढ़ाई खत्म करने की जल्दी होगी और वो पूरे 4 साल का कोर्स करेगा ही नहीं। ये एक बहुत मेन कंसर्न बनाया जा रहा है एनईपी का, क्योंकि जब उसके पास एक एग्जिट ऑप्शन होगा तो पैसों की कमी की वजह से हो सकता है वो 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ दे। ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है कि 2 साल आपने पढ़ लिए, पैसे लग गए, अब अगर 2 साल बाद छोड़ा तो आपको लगेगा पढ़ाई बेकार हो गई, तो 2 साल और पढ़ ही लेते हैं। अगर आपको एग्जिट ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप छोड़ के चले जाओगे, पैसों की कमी की वजह से छोड़ के जा सकते हो, नौकरी करके घर पे सपोर्ट देना है इसकी वजह से छोड़ के जा सकते हो। तो भले ही ये एग्जिट ऑप्शन आपके लिए यूजफुल हो, लेकिन ओवरऑल आपकी पढ़ाई को नुकसान होगा ना। 4 साल में जो आप पढ़ाई करोगे वो 2 साल में तो ना सीखोगे। ये भी एक कंसर्न है एनईपी का। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी थोड़ा थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है। कैसे खतरे में नजर आ रहा है दोस्तों, एक यहाँ पे प्रोविजन दिखाना चाहूंगा मैं आपको स्कूल एजुकेशन में, यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाय 2030। ध्यान दीजिए, फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10। अब देखिए दोस्तों, 3 साल की उम्र पे पढ़ाई हो रही है, ओके। अब 3 साल का ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ओके, और उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो 3 साल का ईसीसीई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ईसीसी क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 3 साल प्लस 2 साल, ये 5 साल की प्राइमरी पढ़ाई होगी और इस प्राइमरी पढ़ाई में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पढ़ाया जाएगा। बट यहां पे एक डाउट निकल के आता है, अभी के लिए जो आरटीई एक्ट है दोस्तों, वो किस एज ग्रुप के बच्चों को अटैक करता है, 6 से 14 साल के बच्चों को, ओके। 3 साल की उम्र में बच्चे ने पढ़ाई शुरू की, ईसीसी के अंदर वो 3 साल पढ़ा, तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, छठे साल से वो आरटीई के अंदर एलिजिबल हो जाता है। तो छठे साल में वो ग्रेड 1 में पहुंच जाएगा। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये दोनों आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। अब यहां पे एक सवाल उठाया जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई जब ऑलरेडी आरटीई को चालू हुए 10 साल बीत चुके हैं, 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था और 2020 चला, ऑलरेडी 10 साल बीत चुके हैं और आरटीई चल रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि यूनिवर्सलाइज करोगे 3 से 10 साल की एजुकेशन 2030 तक। 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन करने का क्या मतलब है? ऑलरेडी जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की पढ़ाई है वो आरटीई एक्ट के अंदर आती है, और आप ये बोल रहे हो कि अब जो लोग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में घुसेंगे उनके लिए ईसीसीई पूरा हो जाए, ये 10 साल की टाइम लिमिट बना के रखते हो। तो क्या कहीं से ये एंगल निकल रहा है कि आरटीई एक्ट के प्रोविजंस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब ये शुरुआती 5 साल की पढ़ाई आप ओपन स्कूलिंग से करवाने की बात कर रहे हो। ये बोला जा रहा है भाई कि शुरुआती 5 साल की पढ़ाई जहां पे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ध्यान दिया जाएगा, वहां पे ओपन स्कूलिंग भी कराई जा सकती है। तो अगर आप ओपन स्कूलिंग पे फोकस करोगे, रेगुलर स्कूलिंग पे फोकस नहीं करोगे, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है ये तो छिनता हुआ सा नजर आ रहा है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और उसके साथ ईसीसी 3 मिला दिए तो बन गया 5 साल। इन 5 सालों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और ओपन स्कूलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट ओपन स्कूलिंग करोगे तो रेगुलर स्कूलिंग होगी नहीं, रेगुलर स्कूलिंग होगी नहीं तो आरटीई एक्ट हो जाएगा वॉयलेट। 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट चल रहा है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये पिछले 10 साल से ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स है। तो एक 10 साल का टारगेट बनाना ये बोल के कि हाँ भाई जब बच्चा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में घुसेगा तब उसने 3 साल की ईसीसी कंप्लीट कर ली हो, इसके लिए आपने टारगेट बनाया 10 साल का, और आप इनको क्लब करके कर रहे हो ओपन स्कूलिंग, तो ये आरटीई एक्ट को कर रहा है वॉयलेट। ये एक बात बोली गई है। हालांकि मैं भी आपसे कहूंगा कि पूरी तरीके से आरटीई एक्ट को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे इंतजार करिए जब तक गवर्नमेंट के और न्यूएंसेस नहीं आते, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को थोड़ा और इलेबोरेट नहीं कर देती, तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो क्या है कि जबरदस्ती के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में कमी निकालने की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कमी है कि नहीं है, ये जब तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस नहीं आता आरटीई एक्ट के ऊपर तब तक हम नहीं बोल सकते। फिर एक और कमी बताई जा रही है, प्रोबेबल डिसएडवांटेजेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए कुछ लोगों का यहां पे बोलना कि भैया वोकेशनल एजुकेशन को इतना अर्ली एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना सही नहीं। वोकेशनल एजुकेशन क्या बोलती है कि भैया आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे उन स्किल्स को पा सकें जो आपकी नौकरियों में मदद करेगी। अब जब आपकी
फोकस पे आ गई नौकरी तो पढ़ाई फिर आपके फोकस से निकल जाएगी दोस्तों। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारी हायरार्कीज थी, उन हायरार्कीज को कम करने के लिए 9th 10th 11th और 12th क्लास को आपने क्लब कर दिया। अब देखिए आपने हायरार्की को तो खत्म किया, बट क्लब करने में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप इन पढ़ाई को क्लब कर दोगे और इन पढ़ाई के साथ वोकेशनल एजुकेशन का भी ऑप्शन दोगे तो ज्यादातर लोग वोकेशनल एजुकेशन को प्रेफर करेंगे। वो ये सोचेंगे कि 4 साल पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर हम इस बात पे डाउट करें कि हमको एक जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे बेटर है कि इस 4 साल को पढ़ने के बजाय हम एक वोकेशनल स्किल ले लें, और वो वोकेशनल स्किल किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है। तो हम आईटी सेक्टर का काम समझ लें, हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर का काम कर लें, हम नेवल सेक्टर का काम समझ लें, हम एरोस्पेस सेक्टर का काम समझ लें, रिसर्च देख लें और उससे रिलेटेड हम जॉब पकड़ लें। जॉब पकड़ लेंगे तो हमारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल करने की बात की जाए तो सही है, लेकिन एक बच्चे को आप नौकरी की तरफ जबरदस्ती धकेलने की बात यहाँ पे कर रहे हो, ना कि उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब सवाल ये भी उठता है, अभी का जो सिस्टम है क्या उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? ऑब्वियसली नहीं मिल रही है। करिकुलम पे ज्यादा ध्यान होता है, पेपर को क्वालिफाई करने पे ज्यादा ध्यान होता है, नंबर ज्यादा लाने पे ध्यान होता है, स्किल सेट पे कम ध्यान होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करोगे तो जो स्कूल एजुकेशन है वो इग्नोर हो जाएगी, और ये भी एक हद तक अच्छा नहीं है। ओके, फिर सब लोग स्किल्स लेके आने की कोशिश करेंगे जॉब के लिए, ना कि कुछ सीखने के लिए। अगला आता है ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ SEDG। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को एक क्लास में रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए एक सोशल जो डिसएडवांटेज होता है वो अलग होता है, एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज अलग होता है। तो सोशल डिसएडवांटेज में आपका कास्ट सिस्टम भी आ सकता है। तो हो सकता है एक पर्सन सो कॉस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस का हो, वो दलित हो, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स होंगी सोसाइटी में वो अलग होंगी। एक पर्सन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म का हो, क्रिश्चियन हो, तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स होगी। तो इस कास्ट प्रॉब्लम को, इस माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम को आप एक ग्रुप में क्लब नहीं कर सकते। उसी तरीके से इस ग्रुप में एक और पर्सन को क्लब कर दिया गया है जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, जिनके पास पैसा कम है। तो आप ये जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, इनका जो डिसएडवांटेज की वजह है वो अलग अलग है। आप उन वजहों को क्लब करके एक ग्रुप में नहीं रख सकते, उन वजहों को अलग से समझना पड़ेगा। कास्ट क्या है इसको अलग से समझना पड़ेगा, मुस्लिम कम्युनिटीज के सामने प्रॉब्लम क्या है इसको अलग से समझना पड़ेगा, क्रिश्चियन अगर कोई माइनॉरिटी बचा उसके साथ प्रॉब्लम क्या है इसको अलग से समझना पड़ेगा। और इन सारी क्लासेस को, इन सारे वल्नरेबल और डिसएडवांटेज क्लासेस को एक चीज के अंदर क्लब करके सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप बोल के एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर देना, जैसा कि इस NEP में हुआ है, ये गलत है। आपको इन्हें डाइवर्स रखना चाहिए, आपको इनको सेग्रीगेटेड रखना चाहिए और क्लास वाइज इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई, बट NEP में एक ग्रुप बनाया गया सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और इसके लिए प्रोविजन किए जाएंगे, ना कि अलग से कास्ट, माइनॉरिटी और इनके बेसिस पे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं दोस्तों यहाँ पे NEP की। ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है कि नहीं, ये तो देखिए समय ही बताएगा। NEP कैसा परफॉर्म करती है ये समय ही बताएगा, और ये समय कम से कम 5 साल है, अभी इसका इफेक्ट दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर यूजफुल लगा हो आपको कुछ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।